नमस्कार, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम वियान चौधरी है। मेरे ज्योतिष गुरुजी पंडित संजय रथ हैं। आज मैं आपको उन ग्रहों और योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक वकील या जज के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, बृहस्पति लॉ के प्राथमिक कारक हैं, क्योंकि लॉ की समझ और लॉ के ज्ञान के कारक बृहस्पति ही हैं। तो लॉ में करियर बनाने के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। अब यदि हम एक वकील बनने की बात करें तो एक वकील अपने क्लाइंट को या तो न्याय दिलाने के लिए या उसे किसी आरोप से बचाने के लिए कोर्ट में एक तरह की लड़ाई लड़ता है। और जब हम किसी भी तरह की लड़ाई की बात करते हैं तो मंगल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, इन सब के कारक मंगल ही हैं। मंगल एक योद्धा है, वो देवताओं की सेना के सेनापति हैं। हम सब में जो लड़ने की क्षमता है वो हमें मंगल से ही मिलती है। इसलिए एक वकील के लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्योंकि एक वकील किसी रणभूमि में नहीं बल्कि कोर्ट रूम में लड़ाई लड़ता है और अपने ज्ञान से लड़ाई लड़ता है, इसलिए बृहस्पति भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्योंकि एक वकील अपने शब्दों से भी लड़ता है, अपनी बहस करने की क्षमता से, अपनी जिरह करने की क्षमता से, इसलिए स्पीच के कारक, वाणी के कारक बुध भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि बृहस्पति का प्रभाव मंगल पे हो या बृहस्पति मंगल में संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से लड़ने में सक्षम होता है। और यदि बुध का मंगल पे प्रभाव हो या बुध और मंगल में संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से लड़ने में सक्षम होता है। यानी ऐसा व्यक्ति तर्क करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, बहस करने में निपुण होता है। तो बृहस्पति या बुध, या सबसे उत्तम ये होगा कि बृहस्पति और बुध दोनों का यदि मंगल से संबंध होता है तो एक वकील बनने के लिए ये योग उत्तम होता है। कुछ दूसरे ग्रह भी हैं जो आपको वकील बनने की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे कि राहु, क्योंकि राहु आपको वो क्षमता देता है कि आप लॉ का व्याख्यान या इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से करें कि जिससे ये प्रतीत हो कि लॉ आपके फेवर में है। शनि भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि शनि प्रीसीडेंस रूल करते हैं। प्रीसीडेंट्स कोर्ट के पुराने जजमेंट्स होते हैं जो एक वकील कोर्ट में रेफर कर सकता है। अब यदि हम एक वकील का कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले पहलू पे थोड़ा और गौर करें तो कुंडली का छठा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छठा भाव आपके दुश्मनों, आपके कॉम्पिटिटर्स, कोर्ट केसेस, ये सारी चीज़ें छठे भाव में आती हैं। क्योंकि क्रूर या पाप ग्रह छठे भाव में आपके दुश्मनों या कॉम्पिटिटर्स पे आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं। क्रूर और पाप ग्रहों से यहाँ तात्पर्य है सूर्य, मंगल, राहु, शनि। अब आपके लड़ने की क्षमता को हम आरूढ़ लगन से तृतीय भाव से भी देखते हैं। तो आरूढ़ लगन से तृतीय भाव में भी यदि क्रूर या पाप ग्रह हो तो एक वकील के लिए उत्तम स्थिति होती है। अपनी बात रखने का साहस या सच्चाई का पक्ष लेने का साहस हम कारक अंश से तृतीय भाव से भी देखते हैं। तो यदि क्रूर या पाप ग्रह कारक अंश से तृतीय भाव में होते हैं तो ये भी एक वकील के लिए उत्तम होता है। आमतौर पे क्रूर या पाप ग्रह त्रिषडाया भावों में, यानी कि तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव, इन तीनों भावों में क्रूर या पाप ग्रह एक वकील के लिए उत्तम होते हैं, क्योंकि इन भावों में क्रूर या पाप ग्रह व्यक्ति को वीर बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति सांसारिक जीवन में लड़ के चीज़ें हासिल करने वाला होता है। तो ये सारे ग्रहों और योगों को जान के आइए अब कुछ कुंडलियाँ देखते हैं। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की कुंडली है। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति बनने से पहले एक सफल वकील थे। तो आइए इनकी कुंडली में हम उन ग्रहों और योगों को देखते हैं जो उनके इस वकालत के करियर को दर्शाते हैं। इनकी राशि कुंडली में लगन सिंह राशि का है। लग्नेश सूर्य पंचम भाव में है, जिससे आरूढ़ लगन 9वें भाव में मेष राशि में आता है। आरूढ़ लगन के स्वामी मंगल बुध और बृहस्पति दोनों के साथ युति में हैं। देखिए, आरूढ़ लगन संसार में आपकी इमेज को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन का वो हर पहलू जो लोगों को दिखाई देता है, जिससे फिर लोगों के दिमाग में आपकी जो एक छवि बनती है उसे हम आपके आरूढ़ लगन से देखते हैं। और क्योंकि आपकी छवि का एक महत्वपूर्ण अंश आपके प्रोफेशन से जुड़ा होता है, इसलिए आपका प्रोफेशन हम उन ग्रहों से देख सकते हैं जिनका आपके आरूढ़ लगन से संबंध होता है। तो रिचर्ड निक्सन की कुंडली में क्योंकि मंगल आरूढ़ लगन के स्वामी हैं और मंगल बुध और बृहस्पति के साथ युति में हैं, और क्योंकि ये तीनों ग्रह लॉ और वकालत के कारक ग्रह हैं, इसलिए इन तीनों ग्रहों ने रिचर्ड निक्सन की छवि एक वकील के तौर पे निर्धारित की। अमात्य कारक सूर्य भी पंचम भाव में बृहस्पति की राशि में स्थित हैं।
अमात्य कारक उस ग्रह को कहते हैं जिसके कुंडली में सेकंड हाईएस्ट अंश होते हैं। कुंडली में सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले ग्रह को अमात्य कारक कहा जाता है। अमात्य कारक हमारा प्रोफेशन तय करता है। तो अमात्य कारक जिस राशि में स्थित हो और अमात्य कारक जिन ग्रहों के साथ संबंध में हो, इन सब का अवलोकन करके हमें ये पता चल पाता है कि व्यक्ति का करियर किस प्रोफेशन में होगा। अब रिचर्ड निक्सन की इस राशि कुंडली के पंचम भाव में ये जो ग्रह हैं, ये बहुत सारे शुभ और बलवान योग बना रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग है पारिजात योग। पारिजात योग एक इच्छा पूर्ति वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें स्वर्गलोक में और फल भूलोक में है। पारिजात योग एक व्यक्ति को ज्ञान, धन और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। कुंडली में यदि दूसरे, चौथे और 11वें भाव के स्वामियों में संबंध होता है तो पारिजात योग बनता है। और क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव होता है, चौथा भाव विद्या का भाव होता है और 11वां भाव लाभ का भाव होता है, इसलिए इस योग को आप धनेश विद्येश लाभेश योग के रूप में याद रख सकते हैं। तो रिचर्ड निक्सन की कुंडली में मंगल और बुध की युति पारिजात योग बना रही है, क्योंकि बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव के स्वामी मंगल और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति में भी जो युति है वो इन्हें विद्वान बनाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक वकील के लिए उसकी वाणी, उसके बहस करने की क्षमता, उसके जिरह करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए दूसरा भाव और दूसरे भाव के स्वामी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्रह आपके दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी पे प्रभाव डालते हैं वो आपकी वाणी यानी आपके बोलने की क्षमता को निर्धारित करते हैं। तो यदि बृहस्पति का प्रभाव दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी पे होता है तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ वही बात या वही तथ्य कहता है जिसका उसे खुद यकीन होता है कि वो सत्य है, और फिर इस यकीन से जब वो व्यक्ति दूसरों के सामने अपनी बात रखता है तो उसकी वाणी में वो बल होता है कि सुनने वाला व्यक्ति भी आश्वस्त हो जाए कि जो वो सुन रहा है वो सत्य है। यदि मंगल और बुध का दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी पे प्रभाव होता है तो व्यक्ति तर्क और वाद विवाद में प्रवीण होता है। तो रिचर्ड निक्सन की कुंडली में हम देखते हैं कि बुध उनके दूसरे भाव के स्वामी हैं और बुध मंगल और बृहस्पति के साथ युति में है और इन तीनों ग्रहों की दूसरे भाव पे राशि दृष्टि है। तो इन तीनों ग्रहों ने रिचर्ड निक्सन को वो वाचिक क्षमताएं दी जो एक वकील के लिए ज़रूरी होती हैं। अब चलिए रिचर्ड निक्सन की नवांश कुंडली देखते हैं। व्यक्ति के धन और प्रोफेशन के लिए हम नवांश कुंडली का अर्थ त्रिकोण देखते हैं। अर्थ त्रिकोण से तात्पर्य है 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव। और जैसा कि हम जानते हैं कि नवांश कुंडली का लगन राशि कुंडली के 9वें भाव में सम्मिलित होता है और नवांश कुंडली का दूसरा भाव राशि कुंडली के 10वें भाव में सम्मिलित होता है, इसलिए व्यक्ति का प्रोफेशन हम नवांश कुंडली के दूसरे भाव से भी देख सकते हैं। तो रिचर्ड निक्सन की नवांश कुंडली में हम देखते हैं कि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति फिर से मंगल और बुध के साथ युति में होकर उनका प्रोफेशन वकील के तौर पे निर्धारित कर रहे हैं। और बृहस्पति मंगल बुध की ये युति कारकांश से भी 10वें भाव में है क्योंकि चंद्रमा आत्मकारक है। इनकी दशांश कुंडली भी यदि हम देखें तो दशांश कुंडली में भी हम प्रोफेशन के लिए अर्थ त्रिकोण देखते हैं और यहाँ पे भी 10वें भाव के स्वामी शनि बुध और मंगल के साथ युति में होकर वकालत का ही प्रोफेशन सूचित कर रहे हैं। तो ये था रिचर्ड निक्सन की कुंडली का विश्लेषण। आइए अब दूसरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये दूसरी कुंडली रॉबर्ट कर्दाशियान की है। जो कर्दाशियान बहनें हैं, जो सेलिब्रिटी बहनें हैं, ये उनके पिता थे। ये भी एक सफल वकील रह चुके हैं। इनकी राशि कुंडली में यदि आप देखेंगे तो दूसरे भाव के स्वामी शनि छठे भाव में स्थित हैं और शनि छठे भाव के स्वामी शुक्र और चंद्र के साथ परिवर्तन योग में हैं। देखिए, जब भी दूसरे भाव के स्वामी का छठे भाव या छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों या कॉम्पिटिटर्स को पराजित करके अपना धन अर्जित करता है। इसलिए ये योग भी एक वकील के लिए उत्तम होता है। इनकी नवांश कुंडली यदि हम देखें तो नवांश कुंडली में भी बृहस्पति बुध और मंगल अर्थ त्रिकोण से संबंधित हैं। इनकी दशांश कुंडली में भी बृहस्पति बुध और मंगल अर्थ त्रिकोण में ही विराजमान होकर इनका वकील के तौर पर प्रोफेशन निर्धारित कर रहे हैं। आइए अब एक भारतीय सीनियर एडवोकेट की कुंडली देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव की कुंडली है। इस कुंडली में भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बुध दूसरे भाव के स्वामी हैं और बुध बृहस्पति मंगल के साथ युति में है। बुध मंगल फिर से पारिजात योग बना रहे हैं। शनि का छठे भाव में होना शत्रुओं और कॉम्पिटिटर्स पे विजय प्राप्त करने की एक उत्तम स्थिति है। और इनकी दशांश कुंडली में हम देखते हैं कि छठे भाव में 2 ग्रह हैं और सप्तम भाव में भी 2 ग्रह हैं, यानी दोनों भाव बराबर रूप से बलवान हैं। देखिए, दशांश कुंडली में छठा भाव सर्विस का होता है और सप्तम भाव बिजनेस या प्राइवेट प्रैक्टिस का होता है।
तो इस दशांश कुंडली में छठे भाव और सप्तम भाव का बराबर रूप से बलवान होना ये सूचित करता है कि श्रीवास्तव जी ने पहले एक सीनियर के अंडर काम किया, खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने से पहले। तो ये था कुछ वकीलों की कुंडलियों का विश्लेषण। आइए अब उन ग्रहों और योगों के बारे में जानते हैं जो एक व्यक्ति के जज बनने में महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब उन ग्रहों और योगों के बारे में बात करते हैं जो एक व्यक्ति के जज बनने में महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, एक वकील और जज के लिए योग लगभग समान ही होते हैं, क्योंकि आमतौर पे एक जज ने एक वकील के रूप में भी काम किया होता है। तो जज बनने के लिए बृहस्पति, जो न्याय और निष्पक्षता के कारक हैं, वो बलवान होने चाहिए, या शुक्र, जो तुला राशि के स्वामी हैं, वो बलवान होने चाहिए। तुला राशि ही क्यों? क्योंकि तुला राशि का जो तराजू है वो जुडिशरी का प्रतीक है। भाग्येश यानी 9वें भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए, जो ये दर्शाएगा कि व्यक्ति न्याय का प्रशासक है। कर्मेश यानी 10वें भाव का स्वामी भी बलवान होना चाहिए, जो ये दर्शाएगा कि व्यक्ति के पास ऑर्डर इशू करने का पावर है। और कर्मेश का डिस्पोजिटर भी बलवान होना चाहिए, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करेगा कि पास किया गया ऑर्डर लागू किया जाएगा। कर्मेश के डिस्पोजिटर से तात्पर्य है कि जिस राशि में कर्मेश स्थित होता है उस राशि के स्वामी को कर्मेश का डिस्पोजिटर कहते हैं। अब यदि किसी जज का कर्मेश यानी 10वें भाव का स्वामी क्रूर या पाप ग्रहों से संबंधित है, तो वो जज हमेशा निर्दयी होकर क्रूर से क्रूर दंड देना ही उचित समझेगा। जहाँ दया की अपेक्षा होगी भी, वहाँ भी वो जज क्रूर से क्रूर दंड देना ही उचित समझेगा। और यदि किसी जज का कर्मेश यानी 10वें भाव का स्वामी शुभ ग्रहों से संबंधित होगा, वो एक कृपालु जज होगा। यानी जिन केसेस में दया की अपेक्षा होगी, वहाँ वो जज कम सज़ा देने पे भी सोच विचार अवश्य करेगा। तो इस जानकारी के साथ आइए अब एक जज की कुंडली देखते हैं। ये डेविड ब्रांड की कुंडली है। इन्हें लॉर्ड ब्रांड की उपाधि दी गई जब इनकी नियुक्ति जज के रूप में हुई थी। ये एक ब्रिटिश लॉयर थे जिन्होंने फिर सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया, और उसके बाद जज के रूप में इन्होंने तकरीबन 20 वर्षों तक काम किया। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एक जज की कुंडली में भाग्येश का बल और कर्मेश का बल महत्वपूर्ण होता है। भाग्येश से तात्पर्य है 9वें भाव का स्वामी, और कर्मेश से तात्पर्य है 10वें भाव का स्वामी। तो एक बलवान भाग्येश ये सूचित करेगा कि आप न्याय के प्रशासक हैं, और एक बलवान कर्मेश ये सूचित करेगा कि आप में ऑर्डर पास करने का पावर है, जजमेंट पास करने का पावर है। और कर्मेश का जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस राशि में कर्मेश स्थित होता है उस राशि का स्वामी, वो भी बलवान होना चाहिए, क्योंकि वो सुनिश्चित करेगा कि जो भी जजमेंट आपने पास किया है वो लागू किया जाएगा। तो डेविड ब्रांड की कुंडली में भाग्येश मंगल उच्च बुध के साथ युति में होकर पारिजात योग बना रहे हैं, और कर्मेश शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में है, और तुला राशि जुडिशरी को दर्शाती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि कर्मेश यानी 10वें भाव का स्वामी यदि क्रूर या पाप ग्रहों से संबंधित है, तो वो जज निर्दयी होकर कठोर से कठोर दंड देने में ही यकीन रखेगा, और जहाँ पे दया की अपेक्षा हो सकती है वहाँ पे भी जज कठोर से कठोर दंड देना ही उचित समझेगा। तो डेविड ब्रांड की राशि कुंडली में कर्मेश शुक्र सूर्य और शनि से संबंधित हैं, और नवांश कुंडली में शुक्र पे शनि और राहु का प्रभाव है। और डेविड ब्रांड की विकिपीडिया प्रोफाइल में ये अलग से लिखा है कि वो हार्श सेंटेंसिंग के लिए यानी कि कठोर सेंटेंसिंग के लिए जाने जाते थे। इनकी दशांश कुंडली में भी 10वें भाव के स्वामी बुध तुला राशि में उच्च शनि के साथ होके इनके जज के रूप में कार्य करने को ही सूचित कर रहे हैं। देखिए, हम मनुष्यों के कुकर्मों के लिए हमें दंड देने की जिम्मेदारी शनि की ही है, और शनि यमराज, जिन्हें धर्मराज की उपाधि दी गई थी, उनका प्रतिनिधित्व भी शनि करते हैं। इसलिए शनि भी जुडिशरी के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और लेक्चर्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मेरी वेबसाइट www.vianastrologist.com पे जा सकते हैं। धन्यवाद।